हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वाक्य विचार, सिंटैक्स। तो बच्चों, क्या आपको पता है वाक्य कैसे बनते हैं? तो बच्चों, आपने पिछली कक्षाओं में जरूर पढ़ा होगा कि शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं इस पाठ में और क्या बताया है वाक्य के बारे में। आलोक पौधों में पानी दे रहा है, छात्र स्कूल जा रहे हैं, कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। उपयुक्त वाक्यों में कई शब्दों का प्रयोग किया गया है, सभी शब्द सार्थक हैं तथा सभी शब्द मिलकर कोई विचार या सार्थक बात प्रकट कर रहे हैं जिससे किसी निश्चित विषय के बारे में पता चल रहा है। ऐसे शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। परिभाषा: शब्दों के क्रमबद्ध सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। देखिए बच्चों, अभी यहाँ पर ऊपर आपको 2-3 वाक्य दिए गए। आलोक पौधों में पानी दे रहा है, छात्र स्कूल जा रहे हैं, कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। तो बच्चों देखो, ये जो वाक्य थे इनमें कई तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है और जितने भी शब्द हैं बच्चों सारे सार्थक हैं। सार्थक का मतलब सबका अपने आप में कोई ना कोई मीनिंग है। और बच्चों, इन सारे ही शब्दों ने मिलकर एक बात को प्रकट किया, एक सार्थक बात को प्रकट किया। सार्थक बात मतलब बच्चों जो हमें सही सही समझ में आ रही है। तो बच्चों, ऐसे ही शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य। अब इसकी परिभाषा भी क्या दी है, शब्दों के क्रमबद्ध सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य। बच्चों, शब्दों का समूह तो होना ही चाहिए, इसके साथ साथ जो शब्द हैं वो सही क्रम में भी लगे होने चाहिए। चलिए आगे आइए, अगला है वाक्य के अंग, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य सब्जेक्ट, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य को कर्ता भी कहा जाता है, जैसे जयंत पत्र लिखता है, इस वाक्य में जयंत उद्देश्य है। विधेय प्रेडिकेट, वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। जैसे माताजी खाना बनाती है, इस वाक्य में माताजी का उद्देश्य खाना बनाती है विधेय है। चलिए भाई देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया गया है जो वाक्य है उसके 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। मतलब कहने का है जो कोई भी वाक्य है वो 2 चीजों से मिलकर बनता है, उद्देश्य और विधेय से। अब बच्चों, पहले उद्देश्य की बात की गई है जिसे आप इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हो। तो बच्चों, वाक्य में जिसके विषय में कुछ भी कहा जा रहा है वो आपका उद्देश्य होगा, इसे हम कर्ता भी कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, जयंत पत्र लिखता है, तो इस वाक्य में जयंत क्या हुआ, जयंत के बारे में बात बोली जा रही है, तो जयंत यहाँ पे क्या हुआ, उद्देश्य। अब बच्चों, अब बात आई विधेय की। देखिए, विधेय जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेडिकेट, बहुत ईजी है। वाक्य में कर्ता के बारे में जो भी कुछ कहा जा रहा है वो सारा क्या होगा, विधेय। जैसे कि बच्चों, माताजी खाना बनाती हैं। अब यहाँ देखिए, माताजी तो हो गई कर्ता, अब क्या बच गया, खाना बनाती हैं। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं। अब अगला है वाक्य के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य को 2 आधारों पर बांटा गया है, रचना के आधार पर वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, सेंटेंसेस बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम रचना के आधार पर पढ़ रहे हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 तरह के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल वाक्य। सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस, जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे रोहित पत्र लिखता है, आलोक, साहिल और मोहित क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या बोला गया है सरल वाक्य में, यहाँ पर बोला गया है जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय हो वो क्या कहलाएंगे, सरल वाक्य या साधारण वाक्य।
आइए आगे देखते हैं। अगला है संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य और, किंतु, परंतु, और या आदि समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे पिताजी ऑफिस गए हैं किंतु माताजी खाना बना रही हैं। मैंने परीक्षा की तैयारी तो बहुत की थी परंतु सफल नहीं हुई। देखिए बच्चों, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य वो होते हैं जो जिसमें दो सरल वाक्य होते हैं लेकिन वो सरल वाक्य समूचे बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे किंतु, परंतु और इनमें लगा होता है। अब यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया गया है, पिताजी ऑफिस गए हैं किंतु माताजी खाना बना रही है। अगर बच्चों में इसके बीच में से इस वर्ड को हटा दूं किंतु को, तो ये दोनों सेंटेंस सरल वाक्य बन जाएंगे। आइए अगला देखते हैं, मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। मैं पहले से पढ़ाई करती तो पास हो जाती। पिताजी ने कहा कि आज हम घूमने जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर बताया गया है कि एक मुख्य उपवाक्य होगा और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होंगे। और जैसे कि उदाहरण भी दिए गए हैं, मैं पहले से पढ़ाई करती तो पास हो जाती। पिताजी ने कहा कि आज हम घूमने जाएंगे। चलिए बच्चों, तो ये हमने पढ़े रचना के आधार पर वाक्य। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, सेंटेंसेस बेस्ड ऑन मीनिंग। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानार्थक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। चलिए बच्चों, सबसे पहला है विधानार्थक वाक्य, असर्टिव सेंटेंसेस। जिस वाक्य में कुछ कहा जाए या बताया जाए उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे अमन स्कूल जाएगा, बच्चा रो रहा है। बच्चों आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर उन्हें असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। जिनमें सिंपल हम अपनी बात कहते हैं उन्हें हम कहते हैं विधानार्थक वाक्य। चलिए अगला है निषेधवाचक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से किसी बात का करना या होना ना पाया जाए उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पिताजी ऑफिस नहीं गए, सोहन ने अपना कार्य नहीं किया। बच्चों ये नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनमें हमेशा नहीं का प्रयोग किया जाता है। इनमें किसी काम के होने या करना नहीं पाया जाता। जैसे कि देखिए इनमें हमेशा क्या लगा होता है? नहीं। पिताजी ऑफिस नहीं गए, सोहन ने अपना कार्य नहीं किया। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव डाउट। जिस वाक्य द्वारा सवाल किया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यह कार्य आपने क्यों नहीं किया, मधु ऑफिस क्यों नहीं आई। बच्चों देखिए आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़े होंगे इंग्लिश में, यहाँ पर हिंदी में उन्हें कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इनमें क्या करना होता है बच्चों? इनमें कुछ भी नहीं करना होता, बस आपको प्रश्न पूछना है। आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो लेकिन इनके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगा होना चाहिए। चलिए आगे आइए, अगला है बच्चों संदेहवाचक वाक्य, सेंटेंस इंडिकेटिंग डाउट। जिस कथन में संदेह या संभावना का भाव हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद बच्चा सो रहा होगा, रति स्कूल पहुंच चुकी होगी। बच्चों देखिए नाम से ही लग रहा है संदेह मतलब शक। जिस कथन में संदेह हो या किसी काम के होने की संभावना हो वहां पर क्या बोलेंगे हम? कौन से वाक्य हैं वो? संदेहवाचक वाक्य। जैसे कि ये जो वाक्य हैं ये शायद से शुरू हो सकते हैं या फिर इनके लास्ट में आएगा चुकी होगी, या फिर इनके शुरू में ये भी आ सकता है ऐसा हो सकता है। इनके उदाहरण देखिए, शायद बच्चा रो रहा होगा, रति स्कूल पहुंच चुकी होगी। कंफर्म नहीं होता, इसमें संदेह होता है ओनली। आगे आइए, आज्ञावाचक वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुमति का भाव प्रकट हो
उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यह काम मत करो, यहाँ मेज रखो। तो बच्चों इनमें क्या है, इनके नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे आपको आज्ञा दी जाए, उपदेश दिया जाए, अनुमति दी जाए। उदाहरण के लिए यह काम मत करो, यहाँ मेज रखो, जल्दी से कक्षा में आओ। इस तरीके के जब भी आपको इंस्ट्रक्शन वाले सेंटेंस मिले तो ये होंगे आपके आज्ञावाचक। नेक्स्ट है इच्छावाचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में कोई इच्छा, आशा, शुभकामना का भाव हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर या तो इच्छा बताई गई होगी, आशा, या फिर कोई शुभकामना दे रहा होगा आपको। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, आज हम मूवी देखने जाएंगे। या फिर कई बार ऐसे भी वो बोलते हैं बच्चों, भगवान करे आपकी लंबी उम्र हो। तो ये सब क्या है, ये सब हमारी शुभकामना है, इच्छा और आशाओं में आती है, तो इन्हें कहते हैं बच्चों इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिस वाक्य से हर्ष, शोक, विस्मय, दुख, घृणा आदि का भाव प्रकट हो उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर गुलाब है, छी छी यहाँ कितनी गंदगी फैली है। तो देखिए बच्चों, ऐसे वाक्य जिनसे हमें हर्ष मतलब खुशी, शोक मतलब एकदम से हम कोई दुख भरा समाचार सुने, विस्मय, हैरानी, दुख, घृणा का भाव हमारे अंदर से आए, तो बच्चों ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। और बच्चों इनमें ऐसे ही शब्दों का प्रयोग होता है, वाह, छी छी, या फिर अरे। और बच्चों इनके बाद हम यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगाते हैं, जिन्हें कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये देखिए आप, इस तरीके से लगता है, और यहाँ पे ये छी के बाद भी लगेगा। अगला है संकेतवाचक वाक्य, कंडीशनल सेंटेंसेस। जिस वाक्य में संकेत या शर्त की पूर्ति हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, संभव है कि बिजली आ गई होगी। तो बच्चों संकेतवाचक वाक्यों में क्या होता है, या तो किसी चीज का इंडिकेशन दिया होता है या फिर कोई शर्त होती है। जैसे देखिए, यदि परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, मतलब शर्त है कि अगर परिश्रम करोगे तभी सफलता मिलेगी। और यहाँ पर संकेत दिया गया है, संभव है कि बिजली आ गई होगी। तो चलिए बच्चों, इस पार्ट में हमने वाक्यों के बारे में पढ़ा, उद्देश्य विधेय पढ़े, रचना के आधार पर वाक्य पढ़े और अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़े। आइए बच्चों अब हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। अभ्यास करें। तो बच्चों मैं आपको सभी क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट कराऊंगी, बाकी आप खुद से करेंगे। क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाक्य किसे कहते हैं? तो बच्चों क्या बताओगे? शब्दों के क्रमबद्ध व सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ख, निम्नलिखित वाक्यों में सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। वाक्यों को कितने आधार पर बांटा गया है? तो बच्चों कितने आधार पर? 2 आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ग, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्दों के क्रमबद्ध सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो बच्चों इसी तरीके से आपको ये सारे खुद से फिल करने हैं। चलिए आइए आगे देखिए, क्रियात्मक गतिविधि दी गई है। सरल या साधारण वाक्यों का प्रयोग करते हुए दीपावली के त्योहार पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो बच्चों क्या करना है आपको? यहाँ पर सरल या साधारण वाक्यों का प्रयोग करना है और दीपावली के त्योहार पर एक अनुच्छेद लिखना है। तो चलिए बच्चों, ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब आप एक बार इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिए।